एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन स्वागत है आप सबका फिर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की, इंसुलेटर की, इलेक्ट्रोलाइट की, थर्मिस्टर की या कोई भी सब्सटेंस है, तो वो टेम्परेचर पे किस हद तक डिपेंड करती है, करती भी है या नहीं करती। अगर करती है तो क्या पैरामीटर्स, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम मेटल्स की बात करेंगे। तो बच्चों, मेटल्स में होते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्मल मतलब उनको हीट मिलेगी, जिससे वो तेजी से भागने लगेंगे, रैंडम मोशन करने लगेंगे, कुछ ना कुछ हड़बड़ी में आ जाएंगे। जैसे वो हड़बड़ी में आएंगे मतलब उनकी वेलोसिटी चेंज होगी और इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से कुछ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। और जब कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को रुकावट पैदा करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा पहले को, पहला चौथे को, मतलब करते 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 रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा मेटल्स के लिए, तो वो मेटल की रेजिस्टेंस को भी उसने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो चलिए इसको थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म में समझते हैं कैसे। एक हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है रो, एक रेजिस्टेंस होता है। अगर वो इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री पे, या कह लो कि हम रूम टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसको रो नोट या आर नोट हम लिख सकते हैं। रो नोट रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल की, आर नोट उस मटेरियल की रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, सपोज कीजिए मैंने टेम्परेचर T बढ़ा दिया, तो ये रो चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कोई टेम्परेचर पे चेंज हो जाएगी। चलो मान लीजिए R हो गया, वो रो हो गया। तो हम ये आज देखेंगे कि किस हद तक जाके टेम्परेचर इस रो को चेंज करता है या R को चेंज करता है। चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। एक रिलेशन डिराइव हुआ है फिजिक्स में, साइंटिस्ट ने ये रिलेशन डिराइव किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि किसी टेम्परेचर पे अगर आपको रो चाहिए तो आपको ये रिलेशन लगाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, मान लीजिए 25 से 50 डिग्री किया है, या मान लीजिए 25 से 60 डिग्री, 25 डिग्री से आपने 60 डिग्री किया है, तो आपका चेंज कितने का है, 35 डिग्री का। तो आप वो 35 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, रो जो आपका इनिशियल था वो पुट करेंगे, 1 आपके पास है, अल्फा की वैल्यू हमें बता दी जाएगी क्वेश्चन में जो भी होगी, तो उसको पुट करेंगे तो आपके पास रो आ जाएगा। सिमिलरली R इज इक्वल टू रो L बाई A, मतलब जैसे जैसे रो में चेंजेस आएंगे, रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे, तो इसी से आपको जहां जहां रो लिखा था वहां आपने रेजिस्टेंस लिख लिया। लेकिन अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा एक्चुअल में होता क्या है? अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है मटेरियल का। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब कि अल्फा एक ऐसा कांस्टेंट है या ऐसी वैल्यू है कि अगर डायरेक्टली बोला जाए कि अल्फा बढ़ा है, अल्फा घटा है, अल्फा नहीं बढ़ा, अल्फा नहीं घटा, तो उससे भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि मटेरियल की रेजिस्टेंस बढ़ी है या कम हुई है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अल्फा के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका नाम है। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, फाइंड आउट किया कि अल्फा पॉजिटिव होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अल्फा का SI यूनिट क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे आया, ये वाली डेरिवेशन मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ बनाएं तो कोई इनिशियल रेजिस्टिविटी होगी रो नोट, उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या होगी, लीनियरली इंक्रीज होना शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिविटी की पावर भी 1 है और टेम्परेचर की पावर भी क्या है, 1। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे लीनियर रिलेशन के साथ ये भी बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए इसकी ऐसा यूनिट करते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और इसका फॉर्मूला भी पूछ चुका है। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्मूला लिखा था मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इस रो नो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट से, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इस रो नोट को यहाँ प्लस है, इज इक्वल टू उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, ये एज इट इज वैसे का वैसा। अब ये रो में से कोई रो कम हो रहा है, जो रो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद बन गया और जो पहले था उनका डिफरेंस है, तो उसको मैंने डेल्टा रो लिख लिया। अब ये रो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ गया, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये अल्फा इस तरफ रह गया वैसे का वैसा, और रो नोट मल्टीप्लाई टी वैसे का वैसा आ जाएगा।
तो जैसे ही वो आ गया तो क्या आई हमारे पास इक्वेशन कि अल्फा की वैल्यू हमने इस तरह से सेट कर दी कि जो ये रो है और ये रो है इन दोनों की क्या यूनिट सेम होगी, क्योंकि रो ये भी रो है ये भी रो है, ये कट जाएंगे और बचेगा क्या यूनिट्स के अकॉर्डिंग 1 बाय टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है डिग्री सेल्सियस, मतलब अल्फा की यूनिट क्या बनेगी 1 बाय डिग्री सेल्सियस। उसी से इसकी ऐसे यूनिट्स आई हैं हमारे पास। उसके बाद हम बात करेंगे अलॉयज की। बच्चों अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है जिसको अलॉयज बोलते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स हैं तो कहीं ना कहीं मैं बोलूं कि मेटल्स में भी अल्फा होता है तो अलॉयज में भी होगा, बट अलॉयज का जो अल्फा होता है क्योंकि मिक्सचर होता है तो इसलिए इसका अल्फा मेटल से थोड़ा सा कम होगा, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मेटल्स। सो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर 50 डिग्री या 100 डिग्री बढ़ा भी दोगे तो भी अलॉयज की रेजिस्टेंस पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम सेमीकंडक्टर पे। वैसे सेमीकंडक्टर एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर है +2 का यूनिट है पूरा, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा पार्ट है, मैं उसको आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लास्ट चैप्टर में फिर करेंगे इंट्रोड्यूस, लेकिन आज समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर बच्चों वो चीज है जिसमें से करंट बिल्कुल पास नहीं होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का ऐसा टाइप है कि अगर उसको थोड़ा सा हम कंडीशंस वेरी कर दें तो वो इंसुलेटर एक कंडक्टिंग इंसुलेटर मतलब कंडक्टिंग हो जाता है मटेरियल कि अगर इंसुलेटर को कंडक्ट करवाना है करंट तो हम इंसुलेटर की कुछ वैल्यूज चेंज कर देंगे, वेरिएशंस कर देंगे उसमें कि वो सेमीकंडक्टर बन जाए। इसलिए इसका नाम भी क्या है सेमीकंडक्टर, मतलब आधा कंडक्टर। सेमी मतलब आधा, कि आधा कंडक्टर है आधा इंसुलेटर है। तो ये आया इंसुलेटर से ही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे लास्ट चैप्टर में। चलिए इसका अल्फा देखते हैं क्या कहता है एक्सपेरिमेंटली। इसका अल्फा आता है नेगेटिव। इसका मतलब है इसका अल्फा इतना ज्यादा नेगेटिव अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे लेकिन अल्फा नेगेटिव है तो ये वैल्यू इस तरह से सेट होगी कि आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। और इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर के लिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लेके आया हूँ जो आपको बुक्स में शायद ही मिले। एट T डिग्री सेल्सियस की किसी भी टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर उस पे हमने इसका रो निकालना है तो उसका इक्वेशन ये होता है, ये E है एक्सपोनेंशियल है, E की पावर है, और ये Eg बाई kBT लिखा है। Eg होता है एनर्जी गैप। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए सेमीकंडक्टर में होता क्या है। सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्ट नहीं कर सकते। इसको सिंपली समझिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर में ऐसे पड़े होते हैं कि अगर उनको एनर्जी दी जाए तो वो करंट फ्लो करवा सकते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनको एनर्जी दी भी जाए तो भी वो करंट फ्लो नहीं करवा सकते। तो जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करवा सकते हैं उनको माना जाता है कि वो करंट कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको कंडक्शन बैंड में आना जरूरी होता है ताकि वो करंट फ्लो करवा सके। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते वो वैलेंस बैंड में रह जाते हैं, मतलब उसी आउटर ऑर्बिट में रह जाते हैं और वो करंट को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। इसलिए जो एनर्जी गैप होता है वो एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है कि अगर वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो उनको एनर्जी देके हम कंडक्शन बैंड में जंप करवाएंगे ताकि वो कंडक्ट कर सकें और हमें करंट मिल सके। तो अगर Eg एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, ये Eg ये रहा, तो Kb क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी, टेम्परेचर जो हमने बढ़ा के किया है T डिग्री सेल्सियस वाला। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ज्यादा करंट अच्छे से फ्लो करेगा। तो इसी लाइन को मैंने पॉइंट्स में लिखा है आपके लिए स्पेशली। एट वेरी हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक कंडक्टर्स बट लो टेम्परेचर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। अब इंसुलेटर और कंडक्टर के लिए कंडीशन क्या है एनर्जी गैप के रूप में, कि अगर एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, अगर एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस से कंडक्शन में लाने के लिए तो वो सेमीकंडक्टर बन सकता है मटेरियल। लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन लाने के लिए तो वो इंसुलेटर का काम भी करेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट।
अभी हमने जो भी स्टडी किया उसके बाद वाला केस है इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा नेगेटिव होता है और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम होनी शुरू हो जाती है। विस्कोसिटी का आप ये मतलब समझ सकते हैं चिकनाहट, कि जैसे कोई भी ऑयल है, ग्रीस है, मोबिल ऑयल है, अगर हम उसको टच करते हैं तो उसमें कोई चिकनाहट होती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी चिकनाहट कम होती जाएगी और चिकनाहट कम होने की वजह से उसके आयंस फ्री हो जाएंगे। जो आयंस अगर फ्री होंगे इट मींस आयंस कैन मूव इजीली। अगर आयंस अच्छे से मूव कर पा रहे हैं तो इसका मतलब करंट अच्छे से मिल रहा है, और अगर करंट मिल रहा है तो इट मींस रेजिस्टेंस उसकी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो मैंने ये सब लिख दिया है, बस आपको जो याद रखना है आपको इसमें ये पॉइंट याद रखना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है थर्मिस्टर क्या होता है। अगर मैं थर्मिस्टर की बात करूं तो थर्मिस्टर एक वो डिवाइस है जो हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। मतलब थर्म मतलब हीट, स्टर मतलब रेजिस्टर, मतलब ये वो रेजिस्टर है जो हीट को सेंस करता है और अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा, वेरी करेगा, तो इसको झट से क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो उस डिटेक्शन के लिए इसका नाम ही थर्मिस्टर रखा है। बस इसके लिए इतना सा लिखना है, एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद है सुपर कंडक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे उतना कम है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इसके बाद मेजनर इफेक्ट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर कंडक्टर से। बच्चों कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि अगर उनका टेम्परेचर या उनको किसी ऐसे टेम्परेचर में रखा जाए तो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट अगर मटेरियल को कूल किया जाए, ठंडा किया जाए और कोई ऐसा टेम्परेचर रीच हो जाए कि जहां पहुंचते ही वो सुपर कंडक्टर बन जाए। क्या बन जाए, सुपर कंडक्टर। मतलब उसकी कंडक्टिविटी का अगर हम बोलें तो लाजवाब कंडक्टिविटी देता है। तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पे जाके उस कंडक्टर ने सुपर कंडक्टर बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, तो ये वो मटेरियल होते हैं कि अगर उनको सर्टेन टेम्परेचर के नीचे रखा जाए, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है और इस फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन एज इट इज अपने कॉपी में लिख सकते हैं और एग्जाम में भी लिख सकते हैं। और एक बेस्ट एग्जांपल जो आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में या 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, कॉम्पिटिटिव में भी, कि फॉर मरकरी जो क्रिटिकल टेम्परेचर मरकरी के लिए, उसके लिए 4.2 केल्विन। तो ये ग्राफ बना है कि अगर टेम्परेचर 4.2 केल्विन से कम होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कम रहेगी। अगर टेम्परेचर उसके बाद बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर तक वो मटेरियल सुपर कंडक्टर है, अगर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मटेरियल क्या है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, जिससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। चलिए अगर सुपर कंडक्टर आपको समझ में आ चुका है तो ध्यान दीजिए, अगर सुपर कंडक्टर करंट को कंडक्ट कर सकता है, मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर है जिसमें से करंट हम फ्लो करवा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज में से करंट फ्लो होगा तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और अगर उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मेजनर इफेक्ट आया हमारे सिलेबस में, जिसने बताया कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक कंडक्टर रखा है सिंपल सा, तो लेकिन उसको इस तरह से रखा है कि जो भी आपने टेम्परेचर लिया है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब वो कंडक्टर अभी कंडक्टर या सुपर कंडक्टर की स्टेज उसने अचीव नहीं की। तो उस स्टेज में अगर वो कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जो ये रहा फर्स्ट केस जिसमें टेम्परेचर जो हमने दिया वो क्रिटिकल से ज्यादा है। लेकिन अगर जैसे नेक्स्ट स्टेप में हमने टेम्परेचर कम कर दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच गए या उससे भी कम कर दिया, तो वही मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना शुरू कर देगा। इन शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें से पास कर रही थी वो उसको पास नहीं कर पाएंगे, और ये आपका मटेरियल और मिजलर इफेक्ट इसे ही बोलते हैं। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, वेरी इजी। व्हेन ए मटेरियल इज केप्ट in external magnetic field but the temperature is kept higher than the critical temperature, then all the magnetic field lines are able to pass through the material. But if the material is kept below the critical temperature in the magnetic field, then those magnetic fields
आर नॉट पासिंग थ्रू द सुपर कंडक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।